नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम एक बार फिर से डॉक्टर शीतल से डिस्कस करेंगे इनफर्टिलिटी के टॉपिक पे। डॉक्टर शीतल चंडीगढ़ में ही आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं और इनफर्टिलिटी एक ऐसी कॉमन प्रॉब्लम है आजकल कि हर 7 में से एक कपल जो है उसको इनफर्टिलिटी का इशू आता है और मोस्टली जो है वो कपल्स इनफर्टिलिटी के लिए IVF को सेलेक्ट करते हैं। तो आज हम डॉक्टर शीतल से जानेंगे कि आयुर्वेद में इसका व्यू पॉइंट क्या है, इनफर्टिलिटी के लिए आयुर्वेद क्या सॉल्यूशंस देता है और आयुर्वेद के कौन से ऐसे हर्ब्स हैं जो इनफर्टिलिटी से कपल्स को बचा भी सकते हैं। और जो IVF का सक्सेस रेट है वो क्योंकि बहुत कम है तो कपल्स इजीली आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेके अपनी इनफर्टिलिटी को दूर करके और एक बहुत ही अच्छा आगे लाइफ अपना जी सकते हैं। तो समय ना बर्बाद करते हुए हम डॉक्टर शीतल से डिस्कशन शुरू करेंगे। नमस्कार डॉक्टर। हेलो मैम, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि इनफर्टिलिटी मॉडर्न के अकॉर्डिंग क्या है और आयुर्वेद के अकॉर्डिंग क्या है। हाँ जी, इनफर्टिलिटी देखिए इट इज़ अ डिसीज़ ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसमें कि हम कहते हैं कि जब एक कपल 1 साल या उससे अधिक समय तक साथ में रहते हैं और विदाउट टेकिंग एनी प्रिकॉशन भी जब फीमेल को कंसीव नहीं होता है देन वी से इट की इनफर्टिलिटी। एंड इनफर्टिलिटी जो होती है वो 2 टाइप्स की होती है, प्राइमरी इनफर्टिलिटी एंड सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। प्राइमरी इनफर्टिलिटी जिसमें कि फ़ीमेल को एक बार भी प्रेगनेंसी नहीं होती है, एंड सेकेंडरी इनफर्टिलिटी इज़ एटलीस्ट द फीमेल हैज़ कंसीव्ड 1 टाइम, एक बार ही प्रेगनेंसी हुई है कि जिसको तो। और अगर हम इसके कारणों की बात करते हैं तो देखिए मेल एंड फीमेल फैक्टर्स दोनों ही रिस्पॉन्सिबल रहते हैं इसके लिए। और अगर हम मेल फैक्टर्स में देखें तो जैसे कि स्पर्म काउंट कम होना और एबनॉर्मल स्पर्म मॉर्फोलॉजी होना जिसमें स्पर्म की शेप ठीक नहीं होती, या पुअर मोटेलिटी ऑफ स्पर्म्स होती हैं, या फिर एक कारण होता है जिसमें टेस्टिकुलर प्रॉब्लम्स होती हैं मेल्स में, जैसे कि वेरिकोसील है या कोई क्रॉनिक इन्फेक्शन है पेशेंट को, या हार्मोनल इम्बैलेंस है। तो ये सभी जो रीज़न्स हैं ये मेल्स में रहते हैं। और अगर फीमेल फैक्टर्स में जब हम देखते हैं तो फीमेल में यूट्राइन फैक्टर्स हो सकते हैं, जैसे कि एंडोमेट्रियोसिस है, या किसी को यूट्रस में फाइब्रॉइड या गांठ, बच्चेदानी में गांठ होती है जिसकी वजह से DUB हो जाता है, डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग होती है, तो इसकी वजह से पेशेंट कंसीव नहीं कर पाती है। या फिर आजकल जो है ओवेरियन फैक्टर्स में PCOS हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, जिसकी वजह से फीमेल्स के पीरियड्स रेगुलर नहीं होते तो फिर कंसीविंग में दिक्कत आती है। इसके अलावा ट्यूबल फैक्टर्स में फेलोपियन ट्यूब्स की ऑब्स्ट्रक्शन होना, इस वजह से इनफर्टिलिटी हो सकती है। और इसके अलावा देन एंडोक्राइन प्रॉब्लम्स हैं, हार्मोनल इश्यूज़ हैं, या जब दोनों में, अगर कई बार तो दोनों में प्रॉब्लम होती है, मेल में भी और फीमेल में भी, ड्यू टू एनवायरमेंटल पोल्यूशन या और अदर केमिकल्स के से होता है। हाँ जी मुस्कान, एक्चुअली देखो, और इस दोनों के अलावा एक आजकल जो हम मेन प्रॉब्लम जो हम देख रहे हैं दैट इज़ द एज फैक्टर। आजकल के जो कपल्स हैं वो जॉब में हैं, जॉब्स के चलते हायर एजुकेशन लेते हैं, तो इसकी वजह से उनकी जो है मैरिज लेट, मतलब एक एज, लेट एज में करते हैं, उसके बाद बेबी प्लान भी वो लेट करते हैं। तो इन सब कारणों की वजह से, और इसके अलावा आजकल बोथ हस्बैंड एंड वाइफ वी आर सेइंग कि दोनों वर्किंग हैं, तो बहुत ज़्यादा लाइफ में उनके स्ट्रेस रहता है, या जब उनका डाइट और लाइफस्टाइल अच्छा नहीं होता तो उसकी वजह से भी फिर जो है इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम्स उनको आती हैं। हम देखते हैं कि कपल्स हमारे पास आते हैं तो वो बोलते हैं कि काफ़ी टाइम, महीनों से, सालों से ट्राई कर रहे हैं लेकिन कंसीव नहीं हो रहा है। तो स्ट्रेस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न। और जैसे मैंने बताया कि एज फैक्टर, तो एज फैक्टर में देखिए एक ना आजकल हम कहते हैं कि एक हार्मोन होता है एंटी मलेरियन हार्मोन, AMH हार्मोन, तो ये एज से बहुत रिलेटेड है। जैसे जैसे फीमेल की एज बढ़ती है तो ये हार्मोन जो है उसकी थोड़ा सा किसी किसी में कम हो जाता है। हाँ, एंटी मलेरियन हम फीमेल्स में इसको ऐसे देखते हैं कि फीमेल्स में, हर फीमेल में की ओवरी में जो है एक फॉलिकुलर रिजर्व होता है,
है ना। तो लेकिन जब AMH जो हार्मोन है वो कम होता है तो रिजर्व ये भी एज के साथ जो फॉलिकुलर रिजर्व है हर फीमेल का कम होता चला जाता है। तो इसकी वजह से फिर जो है लेट एज में दिक्कत आती है। ओके हाँ जी। तो मैम आपने बहुत ही अच्छा एक आपने जो माइथ भी एक तरह से बर्स्ट किया है डॉक्टर शीतल ने कि हम अक्सर ये देखते हैं खासकर इंडियन सोसाइटी में कि इनफर्टिलिटी की जो रीज़न माना जाता है या जो ब्लेम दिया जाता है वो फीमेल्स को ही दिया जाता है। तो डॉक्टर शीतल ने बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया कि इनफर्टिलिटी के पीछे सिर्फ फीमेल ही नहीं होती है बल्कि दोनों जो कपल में दोनों, इसलिए मैम डॉक्टर शीतल ने शुरू से ही बात की कि इनफर्टिलिटी कपल्स का प्रॉब्लम है, वो सिर्फ फीमेल का प्रॉब्लम नहीं है। हाँ जी मुस्कान, हाँ ये जी। एक स्टिग्मा है। हमारे पास भी जो पेशेंट्स आते हैं हाँ जी। जो सिटीज़ के हैं उनको पता है, जो मॉडर्न बिल्कुल। सिटीज़ के लोग हाँ हैं, जी। लेकिन जो छोटे कस्बों से या गाँव से लोग आते हैं वहाँ पर जो मेल्स हैं दे डोंट वो स्वीकार नहीं करते हैं कि प्रॉब्लम उनमें है, बिल्कुल। तो वो आगे नहीं आते, अपने टेस्ट नहीं करवाते हैं। हाँ जी, ठीक है। हाँ जी। तो फिर ये जो है टाइम पीरियड इसलिए बढ़ता चला जाता है, सिर्फ फीमेल ही अपना टेस्ट करवा रही है, अपना ट्रीटमेंट जी। करवा रही है, हाँ जी। एक्सेप्ट नहीं करते हैं मेल्स। बिल्कुल। तो ये एक बहुत स्टिग्मा इसकी है। वजह से भी तो उनका हाँ, भी एज बढ़ता पीरियड जाता और है, बढ़ता बिल्कुल। जाता है, ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं, तो हाँ फिर जी। ये भी एक कारण है इसकी वजह से भी। तो मैम आप थोड़ा सा फोकस करेंगे जो हमारा आयुर्वेद में जो हमारे एंशिएंट टेक्स्ट हैं वहाँ पे इसके बारे में कुछ, अगर कोई आप वर्ड्स कोट करना चाहें या कुछ क्या कहा गया है हमारे जो शास्त्र हैं उनमें। हाँ जी, आयुर्वेद में जो इनफर्टिलिटी का जो मेन कारण है वो शुक्र धातु जो है उसके इम्प्योरिटी या शुक्र धातु की कमज़ोरी को माना गया है। आयुर्वेद के अनुसार हमारे शरीर में 7 धातुएं होती हैं: रस धातु, रक्त धातु, मांस धातु, मेद, मज्जा, अस्थि, मज्जा और शुक्र। तो शुक्र धातु जो है वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है फर्टिलिटी के लिए। और देखिए रस धातु जो सबसे पहली जो धातु है वो है रस धातु। रस धातु हमारे शरीर में बनती है जो हम आहार ग्रहण करते हैं। ठीक है। तो जैसा भी आहार, अगर जब कपल्स का मेल या फीमेल दोनों का जब आहार अच्छा नहीं होता, यानी उनकी डाइट अच्छी नहीं होती, बैलेंस नहीं होती, हाँ, टाइम पे नहीं सात्विक आहार भी नहीं होता, जो लोग बहुत ज़्यादा नॉन वेजिटेरियन फूड या बहुत ज़्यादा एसिडिक फूड लेते हैं, ठीक है, तो उसका असर फिर उनका शुक्र धातु पर भी उस चीज़ का असर पड़ता है। जो मेल्स जैसे या कपल्स जो अगर कोई स्मोकिंग है, अल्कोहल है, नॉन वेजिटेरियन फूड ज़्यादा ले रहे हैं, एसिडिटी है बॉडी में, तो फिर उनकी जो रस धातु अच्छे से नहीं पोषण नहीं होता, तो उसका इफ़ेक्ट फिर शुक्र धातु पे भी आता है। ठीक है। तो फिर ये उसके एक रीज़न है इनफर्टिलिटी का। इसके अलावा हम आयुर्वेद में बोलते हैं कि इनफर्टिलिटी जो है दैट इज़ रिलेटेड टू वात दोष। वात इज़ द मेन कल्प्रिट। जैसे 3 दोष होते हैं हमारे, वात, पित्त और कफ। तो इनफर्टिलिटी के लिए कहीं ना कहीं वात दोष का इम्बैलेंस जो होता है दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल। और हमारे जो आयुर्वेदिक जो ग्रंथ हैं उसमें 20 प्रकार के योनि व्यापद जो डिसीज़ हैं उनका वर्णन किया गया है। तो यस, तो these 20 kinds of gynecological diseases जो है, if they are not treated on the time and properly, then these lead to आगे चलकर infertility। जैसे आपने अभी पिछले आंसर में थोड़ी सी डिसीजेस का नाम बताया था, जैसे हार्मोनल इम्बैलेंस आपने बताया, PCOS आपने बताया। हाँ जी। तो डॉक्टर शीतल आपने जैसे बताया कि जैसे स्टिग्मा आपने जो बताया कि फ़ीमेल और मेल दोनों ही हैं, लेकिन फ़ीमेल पे एक स्टिग्मा रहता है, तो कहीं ना कहीं वो भी एक बहुत बड़ा रीज़न बन जाता है कि फ़ीमेल को स्ट्रेस होता है और स्ट्रेस की वजह से उनका एज भी बढ़ रहा है, स्ट्रेस भी बढ़ रहा है, एंग्जाइटी बढ़ रही है। तो जो छोटी सी प्रॉब्लम है, जैसे आपने बताया प्राइमरी इनफर्टिलिटी और सेकेंडरी या सीवियर और कॉमन, तो जो प्रॉब्लम 1-2 महीने में ठीक हो सकती है वो कहीं ना कहीं बढ़ जाती होगी। इसके बारे में आपका क्या कहना है? हाँ जी मुस्कान, देखिए अ नॉर्मल साइकोलॉजी ऑफ द कपल इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर द अचीविंग द प्रेगनेंसी, है ना। अगर स्ट्रेस है पेशेंट को, एंग्जाइटी है और मानसिक भाव आयुर्वेद में हम बोलते हैं कि जैसे भय, क्रोध, एंगर है, एंग्जाइटी है, और ये सब फैक्टर्स की वजह से फिर जो है
फीमेल का बहुत ज़्यादा स्ट्रेस की वजह से ओव्यूलेशन पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, क्योंकि इन सब का जो असर होता है इससे हाइपोथैलेमस जो हमारा ब्रेन का एक पार्ट है, हाइपोथैलेमिक एक्टिविटी जो होती है वो इफ़ेक्ट होती है, और उसकी वजह से हमारे ब्रेन से एक हार्मोन रिलीज़ होता है, गोनाडोट्रोपिन हार्मोन, ट्रॉपिक हार्मोन। सो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स जो होता है उसकी वजह से वो इफ़ेक्ट होता है। देन इट लीड्स टू इनहिबिशन ऑफ FSH एंड LH हार्मोन, दैट इज़ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनजिंग हार्मोन। तो देन द फीमेल में हैव एन ओव्यूलेटरी साइकिल्स, उसको ओव्यूलेशन में दिक्कत आती है इन सभी कारणों की वजह से। मतलब मैम बेसिकली कहीं ना कहीं जो स्ट्रेस एंजाइटी हम जैसे देखते हैं कि नॉर्मल हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे ही बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। बिल्कुल, क्योंकि हम देखते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल्स भी इस वजह से बहुत ज़्यादा डिले हो जाती हैं। तो ऑब्वियसली प्रेगनेंसी का तो एक ऐसा एक स्टेज होता है। तो मैम इसके बाद हम जानना चाहेंगे कि आयुर्वेद में जैसे हमने इसके कारण पे बात कर ली, तो अब हम सॉल्यूशन पे आते हैं। तो पहले तो आप ये हमें बताइए कि जो IVF है वो क्या है, उसका क्या प्रोसीजर होता है, और जो उसका सक्सेस रेट है वो कम क्यों है? हाँ जी, देखिए जब पेशेंट को IVF जो होता है वो लास्ट ऑप्शन होता है पेशेंट के लिए, है ना। जो मैंने बताया था कि जो और फैक्टर्स हैं उनमें एक अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी रहती है। जब कई बार हमारे पास जो कपल्स आते हैं उनके सारे टेस्ट नॉर्मल होते हैं, कोई फिज़िकल प्रॉब्लम नहीं होती, सब कुछ नॉर्मल होता है उनका, लेकिन फिर भी कई साल वो ट्राई करते हैं लेकिन प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पाते। तो देन वी कॉल इट अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी या इडियोपैथिक बंधत्व, इसे की कैटेगरी में हम इसको देखते हैं। तो फिर लास्ट में जो आजकल पेशेंट्स जो हैं वो IVF या IUI के लिए जाते हैं। तो IVF को हम बोलते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसमें कि फीमेल का ओवम और मेल का स्पर्म को लैब में एक प्लेट में मिलाकर एक एम्ब्रियो बनाया जाता है, और दैट एम्ब्रियो इज़ देन इम्प्लांटेड इन द यूट्रस ऑफ द फीमेल। तो IVF बेबी एक इसको हम बोलते हैं। IVF एक अच्छी टेक्निक है, बट मुस्कान इसके सक्सेस रेट अगर हम देखें तो दैट इज़ ओनली वी कैन से 25 to 30%। और जो खर्चा है, जो एक्सपेंडिचर है वो बहुत लाखों में है, हज़ारों में है। तो और पेशेंट फिर कई बार क्या होता है कि इसमें सक्सेस रेट कम होने की वजह से पेशेंट को फाइनेंशियली भी सेटबैक होता है और इमोशनली भी काफ़ी सेटबैक लगता है। तो फिर आयुर्वेद में तब हमारे पास जब कपल्स आते हैं तो एंड में आते हैं आयुर्वेद में, तो यहाँ पे प्रॉब्लम है। तो लेकिन अगर जब हम देखते हैं कि इनफर्टिलिटी के केसेस में जो और कारण बताए थे कि अगर स्पर्म का प्रॉब्लम है या इरेगुलर पीरियड्स की प्रॉब्लम, PCOS की प्रॉब्लम है, तो उन केसेस में तो हम बोलते हैं कि आयुर्वेदिक मेडिसिन से, हर्ब से, हम डाइट और लाइफस्टाइल चेंजेस से जो है वो पेशेंट को हम 6 मंथ्स में बोलते हैं कि पेशेंट कंसीव कर सकते हैं। लेकिन हमने देखा है कि 3 मंथ्स में भी विद द आयुर्वेदिक मेडिसिन, जो हमारे पास रसायन और वाजीकरण इतनी अच्छी अच्छी औषधियाँ हैं, उनके सेवन से 3 मंथ्स में ही हमें रिज़ल्ट मिल जाते हैं इनफर्टिलिटी के केसेस में। हाँ, लेकिन अगर IVF फेलियर के पेशेंट हमारे पास आते हैं या जो यूट्राइन फैक्टर्स है जैसे एंडोमेट्रियोसिस है, उसमें उसके केसेस हैं, या ट्यूबल ब्लॉकेज है, फेलोपियन ट्यूब्स जिनकी ब्लॉक रहती है, तो उनके ऐसे केसेस में हम बीज संस्कार पर बल देते हैं। आयुर्वेद में बीज संस्कार किया जाता है। हाँ जी। तो डॉक्टर शीतल, आपने बीज संस्कार का एक जो कॉन्सेप्ट बताया, आप उसको थोड़ा सा इलैबोरेट करेंगे? हाँ जी, देखिए बीज संस्कार जो है दैट इज़ अ प्रोसीजर और अ प्रोसेस विच इज़ डन बिफोर प्लानिंग अ बेबी टू गेट द बेटर प्रोजेनी। And prior to conception, it is important that the matri beej, that is ovum, and the pitri beej, sperm, these should not have any deformity, and they are very pure in their biological form. Because what is the reason for the IVF failure and for infertility? We say it is the impure or the deformed beej. बिकॉज देखो हमारे शास्त्रों में भी, आयुर्वेदिक शास्त्रों में जो एंशिएंट टेक्स्ट है हमारे, उसमें आचार्य सुश्रुत ने ऐसा कहा है कि प्लानिंग का बेबी इज़ लाइक एक पौधे को लगाना, है ना। तो इसके लिए एक बहुत अच्छा श्लोक है, दैट इज़ लाइक ध्रुवम चतुर्णाम सन्निध्यात गर्भ स्यात् विधि पूर्वकः
ऋतु क्षेत्र अम्बु बीजानाम सामग्र्याद अंकुरो यथा। अर्थात जब हम किसी पौधे को लगाते हैं तो सबसे पहले तो जो बीज है वो अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। दैट मीन्स कि फीमेल का ओवम और मेल का एग जो है वो अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए और शुद्ध होना चाहिए, है ना। इसके बाद जो भूमि है, क्षेत्र है, यानी वो फर्टाइल होना चाहिए, जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होनी है। तो यूट्रस यानी जो फीमेल का यूट्रस है उसमें कोई भी इन्फेक्शन नहीं होनी चाहिए, उसकी शुद्धि करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। एंड देन जो है ऋतु, अगर हम देखें कि सीज़न या जो फर्टिलिटी का जो टाइम है, द पेशेंट द कपल शुड नो कि फर्टाइल पीरियड की जो जानकारी है उनको अच्छे से होनी चाहिए। एंड ऑल्सो वी से कि अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी ऑल्सो विच इज़ द राइट टाइम फॉर द विच शुड दे शुड गो फॉर कंसेप्शन। ल्यूनर जो पीरियड है वो कौन सा होना चाहिए, या जो हम बोलते हैं कि कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष, इन सब चीज़ों की जो नॉलेज है वो पेशेंट को दी जाती है। इसके अलावा चौथा जो भाव है वो है अम्बु यानी नरिशमेंट। वंस द कंसेप्शन हैज़ डन बीन अचीव्ड, उसके बाद भी जो फीमेल है उसकी कैसे क्या डाइट होनी चाहिए, कैसा लाइफस्टाइल होना चाहिए, उसमें उनको कैसे हमने जो है उनके भाव कैसे रहने चाहिए। तो ये सभी जो संस्कार हैं, जो इसे हम बीज संस्कार कहते हैं। और बीज संस्कार में फिर अगर हम देखें तो पंचकर्मा, हम जो हमारे पंचकर्म है उसमें हम वमन करवाते हैं, विरेचन और उत्तर बस्ती करवाई जाती है। जिन पेशेंट्स को एंडोमेट्रियोसिस की प्रॉब्लम है या जिनकी ट्यूबल ब्लॉकेज की हिस्ट्री है, उस केस में हम उत्तर बस्ती करवाते हैं फीमेल्स में। तो उत्तर बस्ती में हर महीने पेशेंट को यूट्रस में मेडिसिन जो है या मेडिकेटेड ऑयल्स जो हैं वो इंसर्ट किए जाते हैं अंडर अ स्टेराइल कंडीशन। तो दिस इज़ कॉल्ड उत्तर बस्ती। हाँ जी। तो मैम, आपने जैसे कि पंचकर्मा थेरेपीज डॉक्टर शीतल ने बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन की और बहुत ही अच्छी तरीके से बताया कि जो बीज संस्कार है, बहुत अच्छे कोटेशन के साथ बताया कि एक बेबी को कंसीव करना इज़ जस्ट लाइक कि हम कोई पौधा लगा रहे हैं। तो बिल्कुल उसी तरह से इस संस्कार का नाम भी दिया गया है, बीज संस्कार। तो अब हम आगे बात करते हैं सॉल्यूशन पे। तो मैम, आयुर्वेद में ऐसी कौन सी हर्ब्स हैं, ऐसे कौन से सप्लीमेंट्स हैं जिनको फीमेल को लेना चाहिए इवन बिफोर कंसेप्शन और ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी? हाँ जी, देखिए आयुर्वेद में हमारे पास बहुत अच्छी अच्छी रसायन और वाजीकरण औषधियाँ हैं, जैसे कि हमारे पास शतावरी, अश्वगंधा, कौंच बीज है, लोध्र है। जो ये बहुत ही अच्छी औषधियाँ हैं जो कि शुक्र धातु को बढ़ाने वाली हैं और ये हार्मोनल इम्बैलेंस को भी ठीक करती हैं। तो जब अगर फर्स्ट स्टेज पे ही हम पेशेंट को इन औषधियों का सेवन करवाते हैं तो बहुत जल्दी हमें अच्छे रिज़ल्ट मिलते हैं। पीरियड्स रेगुलर हो जाते हैं फीमेल्स के, तो जिससे फिर जो है कंसीविंग में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है। ओके। तो डॉक्टर शीतल, आपने जैसे बीज संस्कार का आपने प्रोसेस बताया, उसके बारे में आपने सारी चीज़ें बताई। तो बीज संस्कार करने का जो सही समय है वो कब करना चाहिए? हाँ जी, देखिए बीज संस्कार शुड बी डन 3 months प्रायर द बिफोर द जो कपल है दैट प्लान टू हैव देयर प्रेगनेंसी। ठीक है, 3-4 महीने पहले इसको स्टार्ट करना पड़ता है, क्योंकि हमने देखा है कि बहुत सारे केसेस में फीमेल्स को प्रेगनेंसी अचीव हो भी जाती है लेकिन अबॉर्शन हो जाता है, मिसकैरेज की हिस्ट्री होती है। हाँ जी, फर्स्ट सेकंड मंथ में ही। तो जो है रिकरेंट मिसकैरेजेस भी देखने को मिलते हैं। तो उन केसेस में बहुत ज़रूरी है कि बीज संस्कार के लिए पेशेंट पहले से ही अपनी बॉडी को प्रिपेयर करें, कारण को देखें कि क्यों हो रहे हैं। ठीक है, और इसके अलावा देखिए मुस्कान, आजकल हम देखते हैं कि हर फैमिली में जो है लाइफस्टाइल डिसीज़ेज़ बहुत कॉमन हैं। तो वी डोंट वांट कि ये हमारे जो आने वाली जनरेशन है उनको हेरिडिटरी डिसीज़ेज़ या कंजेनिटल एबनॉर्मेलिटीज़ जो है वो ज़्यादा ना आए। तो इसके लिए भी बीज संस्कार बहुत रोल प्ले करता है
कि पहले ही हम उसको अपन जो मेल और फीमेल हैं उनके जो बीज हैं उसकी शुद्धि के लिए सो प्लानिंग ऑफ द बेबी के लिए बीज संस्कार इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। हाँ जी। ओके मतलब डॉक्टर शीतल आपने जैसे बताया कि बीज संस्कार पहले ही करना चाहिए जब प्लान कर रहे हैं। Yes. तो दैट मीन्स कि कोई नॉर्मल कपल भी अगर बीज संस्कार करता है तो उसको बेनिफिट ही होगा। यस यस, हाँ जी। आई वुड से कि एवरी कपल शुड गो फॉर दिस बीज संस्कार। Okay. बहुत सारी रसायन Means औषधि ये एक जो तरह से मेडिसिन प्रिवेंशन है किसी Yes. भी कॉम्प्लिकेशन के लिए जो ड्यूरिंग बिल्कुल। प्रेगनेंसी हो सकती है। हाँ जी। ओके तो मैम अभी इसके बाद हम सॉल्यूशन पे बात करते हैं कि जो आयुर्वेदिक हर्ब्स हैं तो ऐसे कौन से हर्ब्स हैं जो मेल और फीमेल दोनों लोग ले सकते हैं और इनफर्टिलिटी से उनका ट्रीटमेंट हो सकता है। हाँ, वो मैंने अभी जैसे हमने बताया कि बहुत सारी रसायन और वाजीकरण हर्ब्स औषधियाँ हैं जो कि शुक्र धातु को बढ़ाने वाली हैं। हाँ जी। जिसमें अश्वगंधा है, शतावरी है, लोध्र है, इसके अलावा कौंच बीज है और भी बहुत सारी हर्ब्स हैं जो FSH और LH हार्मोन को बैलेंस करती हैं, ओव्यूलेशन को इंड्यूस करती हैं, पीरियड्स को इरेगुलर करती हैं और मेल्स में भी स्पेसिफिकली जब स्पर्म काउंट कम होता है या और कोई प्रॉब्लम है, हार्मोनल इश्यूज़ हैं तो उन पे बहुत ज़्यादा वर्क करती हैं। तो हाँ जी। तो मैम इसमें कुछ जो ऐसे हर्ब्स हैं जैसे आपने शतावरी अश्वगंधा की बात की तो कुछ वो हर्ब्स आप हमें एग्जैक्टली बताएंगे कौन से ऐसे फॉर्मुलेशंस हैं जो फीमेल्स पहले से ही लाइक आफ्टर मैरिज या जब उनको प्लान करना है, उनको कंसीव करना है, उसके कुछ टाइम पहले से ही वो अपने डाइटरी सप्लीमेंट की तरह उन हर्ब्स को लेना शुरू कर दें। हाँ जी। तो उसके लिए मैं बोलूँगी कि सभी जो फीमेल्स जो कंसीव करने के लिए प्लान कर रही हैं उनको शतावरी का यूज़ करना चाहिए। Okay. शतावरी एक ऐसी हर्ब है जो आपका सारा मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ है उसको ही ठीक करती है और फीमेल को नरिशमेंट भी मिलती है। Okay. हाँ जी, तो शतावरी का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारे पास हमारे जो एक शास्त्रोक्त जो एक फॉर्मुलेशन है दैट इज़ फल कल्याण घृत जो हम बोलते हैं वो ले सकती हैं। Okay. हाँ, तो उसका सेवन कर सकते हैं। Okay. और जी तो मैम इसके लिए आप कुछ टिप्स देना चाहेंगे फॉर कपल्स कि क्या ऐसे टिप्स हैं कि वो इनफर्टिलिटी को प्रिवेंट कर सकें और टाइमली, क्योंकि जैसे एज आजकल ज़्यादा होती है एज फैक्टर, तो टाइमली वो बेबी कंसीव कर सकें। यस मुस्कान, मैं यही कहना चाहती हूँ कि एज फैक्टर कपल्स को यही टिप्स देना चाहती हूँ कि जो ये इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं एंड फॉर अदर कपल्स ऑल्सो कि एज फैक्टर इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। आप एक राइट एज लाइक फीमेल्स को आई वुड से कि लाइक 30 to 35 ईयर्स तक फर्स्ट बेबी प्लान कर लेना चाहिए। हाँ जी। Okay. क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत सारे कपल्स जो हैं वो पहले प्रिकॉशंस लेते हैं और फिर कुछ सालों बाद फिर उनको दिक्कत आती है। तो फर्स्ट बेबी दे शुड प्लान एट द एज ऑफ 30 to 35 ईयर्स। हाँ जी। और दूसरा है कि उन अपनी डाइट को और लाइफस्टाइल को अच्छा रखें, सात्विक डाइट लें, वो बहुत ज़रूरी है। और स्ट्रेस नहीं लें, प्रसन्न रहना, खुश रहना बहुत ज़रूरी है एक कपल के लिए। क्योंकि अगर मन खुश होगा, सत्व गुण उससे बढ़ेगा तो बेबी भी कंसीव होगा और जो बेबी होगा तो उसकी भी जो उसमें भी अच्छे गुण ही आएंगे, सत्व गुण उसका भी अच्छा होएगा। क्योंकि प्रकृति जब बच्चा एक जन्म लेता है तो तभी से उसकी एक प्रकृति बन जाती है, तो उनके जो सत्व गुण का उसकी भी इन्हांसमेंट होती है और फिर बेबीज़ में जो और भी डिफॉर्मिटीज़ हैं वो भी कम चांसेस रहते हैं। तो मतलब पंचकर्मा हाँ हेल्दी होगा और मेंटली एंड फिजिकली ऑल्सो। सो वी से कि मेडिटेशन करना, अगर स्ट्रेस है तो अपने जीवन का एक अंग बनाना कि प्राणायाम, मेडिटेशन को और एक्सरसाइज करना, अपना अगर ओबेसिटी है फीमेल को तो उस पे वर्क करना, अपना वेट को कम करना। तो ये सब छोटे छोटे पॉइंट्स हैं और इसके अलावा जो मैंने हर्ब्स बताई हैं कि रसायन और वाजीकरण जो औषधियाँ हैं उनका यूज़ करना डेली रूटीन में। और अगर किसी को कंसीव नहीं होता है, प्रॉब्लम आती है, दिक्कत आती है, तो फिर आयुर्वेद में बीज संस्कार में जो है पंचकर्मा विधि का यूज़ करना और उत्तर बस्ती लेना, तो ये सारे जो प्रोसीजर्स हैं ये बहुत हेल्प करते हैं। और हम देखते हैं कि आयुर्वेद में इनफर्टिलिटी के लिए अगर पेशेंट हमारे पास आते हैं तो सक्सेस रेट काफ़ी ज़्यादा है
एज कम्पेयर Okay, टू IVF, मॉडर्न साइंस वी से। Okay. और एक्सपेंडिचर जो है वो 1/4 है ना, एक्सपेंडिचर बहुत कम है। तो इसलिए हम सलाह देते हैं कि इंस्टेड कि आप लोग बाद में आयुर्वेदा में आएँ, एंड में आएँ, तो जो पहले ही लोग आप पहले इसको शुरू हाँ कर लें। उसको आयुर्वेद में आएँ, इसको ट्राई करें, तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स जो हैं वो मिलते हैं कपल्स को, और फिर आईवीएफ की नौबत नहीं आती है। ओके मैम, जैसे हमने टिप्स पे भी फोकस किया, एक लास्ट कॉमन चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि ऐसे कुछ मिस्टेक्स आप हाईलाइट कर सकते हैं जो कपल्स मतलब कॉमनली करते हैं, या आज का जो सेडेंट्री लाइफस्टाइल है उसमें फीमेल या मेल, ऐसी कॉमन मिस्टेक्स क्या हैं जो डायरेक्टली उनकी फर्टिलिटी पे इफ़ेक्ट करती हैं? हाँ जी, वही, हाँ जी मुस्कान, यही मैंने आपको बताया कि एक तो लेट मैरिजेस हैं, फिर जब हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग हैं, तो रिलेशनशिप अगर अच्छा नहीं है तो उसमें इमोशनल फैक्टर बहुत रोल प्ले करता है। हाँ जी। तो उसमें आयुर्वेद में हम काउंसलिंग भी करते हैं कपल्स की। तो इमोशनल फैक्टर बहुत ज़्यादा रहता है कि खुश रहना बहुत ज़रूरी है, उससे बहुत इफ़ेक्ट होता है। सेकेंडली डाइट अच्छी होनी चाहिए, सात्विक डाइट होनी चाहिए। Okay. हाँ जी, सात्विक डाइट बहुत ज़रूरी है, नरिशमेंट ऑफ फूड इज़ वेरी नेसेसरी। और इसके अलावा जो है आजकल मॉडर्न लाइफस्टाइल है, जब जो वर्किंग कपल्स हैं वो लेट नाइट तक काम करते हैं, बिल्कुल। या फिर हमने देखा है कि बहुत ज़्यादा गैजेट्स, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का जब यूज़ करते हैं, मोबाइल है, लैपटॉप है, उनको बहुत ज़्यादा अपने जो है प्राइवेट पार्ट्स के पास यूज़ रखते हैं, तो उससे जो है फिर मेल्स को हमने देखा है कि दिक्कत आती है, स्पर्म काउंट उनका पे इफ़ेक्ट पड़ता है। तो इसलिए कहा जाता है कि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का प्रयोग कम से कम करना चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं करना चाहिए। और जो है साथ साथ में आयुर्वेदिक हर्ब्स का और जो और अन्य औषधियाँ हैं उनका भी यूज़ करना चाहिए, जो रसायन जिससे ओज की वृद्धि होती है, जिससे शुक्र धातु की पुष्टि होती है। तो वो जब कपल्स यूज़ करते हैं इन हर्ब्स को तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, और बहुत जल्दी जो कपल्स हैं वो कंसीव कर पाते हैं, तो उनको बहुत फ़ायदा होता है आयुर्वेद से। जी ओके, तो डॉक्टर आपके साथ ये डिस्कशन बहुत ही अच्छा था। उम्मीद करते हैं कि हमारे व्यूअर्स को भी ये इनफर्टिलिटी पे जो डिस्कशन है वो काफ़ी पसंद आया होगा, और जो कुछ क्वेश्चंस जो बहुत कॉमन होते हैं, जो सबके माइंड में अक्सर रहते हैं, उन क्वेश्चंस का भी हमने कोशिश किया है कि हम आपको आंसर दे सकें। बाकी अगर आपके कोई फर्दर क्वेश्चंस होते हैं इनफर्टिलिटी पे, तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपको प्रॉपर उसका रिप्लाई भी मिलेगा और आपको प्रॉपर उसके आंसर्स और सॉल्यूशंस भी मिलेंगे। तो जैसा कि हमने एक बात की कि जो स्टिग्मा है, जो इनफर्टिलिटी का एक स्टिग्मा है फीमेल पे रहता है, और उस स्टिग्मा की वजह से जो स्ट्रेस एंजाइटी होता है, तो वो इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम को कहीं ना कहीं जो थोड़ी सी है लाइक बैड है उससे वर्स बना देता है। तो हम यही कहेंगे कि आप लोग इस चीज़ को अवॉइड करें। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है ऐसी, तो फर्स्ट स्टेप पे ही आप आयुर्वेदा को चूज़ कर सकते हैं। आपने आईवीएफ जो है उसको एक लास्ट ऑप्शन रखें। अगर आपको आयुर्वेद से रिजल्ट नहीं मिलता है तो आप आईवीएफ की तरफ जा सकते हैं, लेकिन पहले आप आयुर्वेदा ज़रूर ट्राई करें। तो थैंक यू सो मच डॉक्टर, आपने बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया, मॉडर्न में भी और आयुर्वेद में भी। थैंक यू सो मच। थैंक यू व्यूअर्स, थैंक यू सो मच। थैंक यू मुस्कान, थैंक यू फॉर हैविंग मी, थैंक यू। आयुर्वेदा 5000 साल पुरानी ऋषि मुनियों द्वारा नेचुरल हर्ब से तैयार प्राचीन चिकित्सा पद्धति है। हमारे तन और मन को स्वस्थ रखने के लिए planetayurveda.com 100% genuine classical medicines, natural cosmetics, herbal supplements, immune booster and herbal teas ऑनलाइन लाए हैं ताकि हम हैप्पी एंड हेल्थी लाइफ जी सकें। www.planetayurveda.com Ayurvedic medicines delivered worldwide.